नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियस फिजिक्स के रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे रेलवे से रिलेटेड, जैसे डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड में, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है, या अदर एग्जाम है जैसे आरएस है, सीईटी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है, इंस्ट्रक्टर है, वाइस प्रिंसिपल है, ग्राम सेवक है। इनमें जहां साइंस के न्यूक्लियस फिजिक्स की बात आती है वहां सभी क्वेश्चनों के कंसेप्ट की क्लियर की बात करेंगे। सभी क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे, उसके साथ में उसके कंसेप्ट की भी बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? भाई, सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन की वजह से उत्पन्न होती है। और नाभिक क्या होता है कि परमाणु का जो केंद्र भाग होता है वो नाभिक होता है। और संलयन क्या होता है कि जब आप कोई भी दो नाभिकों को एक साथ जोड़ दोगे तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। इसमें उच्च तापमान होती है, जैसे प्लाज्मा जैसी स्थिति भी बनती है नाभिकीय संलयन में, जैसे सूर्य में। ठीक है, कुछ भाग सूर्य में प्लाज्मा का होता है, जबकि पृथ्वी पर प्लाज्मा नहीं बनता, क्योंकि पृथ्वी पर तापमान तो निम्न होता है लेकिन घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो बात करेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, यानी इसका राइट आंसर ए है, यानी कि नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा ये भी नहीं है, उष्मा ऊर्जा ये भी नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ये भी नहीं है। इनमें से कोई एनर्जी नहीं है। तो अब अगर हम बात करें कि नाभिक से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं पहले, तो देखो नाभिक क्या होती है कि हमारे पास में कोई भी परमाणु है। देखो, नाभिक होता क्या है कि हमारे पास में ये परमाणु है, ठीक है। इस परमाणु के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं हैं। परमाणु का जो केंद्र भाग है उसे आप क्या कहोगे? नाभिक कहोगे। उसे आप क्या कहोगे? नाभिक। नाभिक के अंदर रहता कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि परमाणु तीन कण मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तो तीनों कणों में से दो कण तो आपके पास में आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रह गए? नाभिक में रह गए। और बाकी एक कण बचा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में रहता है? जो ये वर्ताकार आपके पास में दिख रही है, इनको आप क्या बोल सकते हो? कोष बोल सकते हो, कक्षा बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस स्थिति में रहते हैं? ये नाभिक के पास है, ये पहला कोष है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 2n² से इलेक्ट्रॉन्स भरोगे आप। तो देखो, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2। दूसरा आपके पास में कौन सा है? दूसरा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास में? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर आपसे बोले तीसरा कितना है भाई? n बराबर में 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी कि तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और चौथा में कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इनके दूसरे नाम की बात करो तो इसका नाम है K, इसका नाम है L, इसका नाम है M और इसका नाम है N। आपसे पूछ सकता है K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, N कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे नाभिक की। तो देखो, नाभिक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक था, उसने सोने की पन्नी ली और उसमें एक अल्फा प्रकीरण लिया, और अल्फा प्रकीरण से सोने की पन्नी पर प्रहार किया तो उसने देखा कि ब्लैक 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 कुछ कण है। तो उन कणों को उसने बोला कि ये प्रोटॉन है, लेकिन एक जगह क्या है? गुच्छा है। बोलिए गुच्छा है, बोलिए ये क्या है? नाभिक है। तो देखो, नाभिक की सर्वप्रथम खोज भी किसने की थी आपके पास में? रदरफोर्ड ने। किसने की? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है रदरफोर्ड। और इसने किससे किया था? अल्फा प्रकीरण की सहायता से। और क्या लिया था आपके पास में? सोने की पन्नी ली थी। तो देखो, यहां से यदि आप कंसेप्ट की बात करो तो आपके पास में जो गोल गोल दिख रहे हैं
ये आपके पास में क्या है, मैंने कम भर दिया, 32 नहीं भरे, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले आपको पता है कि नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है। परमाणु का जो केंद्र भाग होता है वो नाभिक कहलाती है। ठीक है, एक बार मैं इन तीनों कणों की अगर आपसे बात करना चाहती हूँ जिससे आप नाभिक को आसानी से समझ लोगे, कोई प्रॉब्लम से नहीं आएगी। तो इन तीनों कणों की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो तीन कण हैं आपके पास में, कौन कौन से हो गए भाई। फर्स्ट आपके पास में हो गया, कण ले लिया मैंने, फर्स्ट कण की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कण ले लिया मैंने इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा कण ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट कण मैंने लिया इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कैसा है, तो आप बताओगे आवेश ऋणात्मक आवेश है और इसका मान कितना होता है, 1.6 10 की घात -19 कुलाम। यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। दूसरे अगर बोले कि आप खोजकर्ता कौन है इसका, तो खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता जे थॉमसन है। अगला आपसे पूछे कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या 9.1 10 की घात -31 kg है। आगे आपसे पूछे कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ रहता है, यानी कि इसकी स्थिति का क्या है भाई। आपसे अगला पूछ सकता है कि इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। ये कक्षा में रहता है। इन सभी लाइनों से क्वेश्चन बनते, ये हमेशा ध्यान रखना। यानी कि दूसरा अगर आपसे मैं अगर बात करूं तो दूसरा कण की अगर हम बात करें तो दूसरा कण हम ले सकते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, तो दूसरा कण हमने लिया प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धन आवेश रहता है। कितनी वैल्यू रहेगी, 1.6 10 की घात -19 कुलाम, क्योंकि ये आवेश है इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के क्या रहता है, बराबर। अब देखो, सबसे पहले प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन इसकी जो खोजकर्ता का शहरी है वो किसको दिया जाता है, गोल्डस्टीन को। यानी कि रदरफोर्ड ने नाम दिया था और गोल्डस्टीन इसका गोल्डस्टीन खोजकर्ता माना जाता है। और इसका जो द्रव्यमान संख्या 1.67 10 की घात -27 kg होता है। और आपको पता है प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है अभी, नाभिक में रहता है। अगली अगर मैं कण की बात करूं आपसे, तो अगला कण क्या कहता है आपको, अगला कण कहता है, कौन सा कण है भाई आपके पास में, थर्ड, यानी कि न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता, उदासीन रहता है। इसकी खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक है। जेम्स, इसका खोजकर्ता कौन है भाई, जेम्स चैडविक है। इसकी द्रव्यमान संख्या लगभग प्रोटॉन के बराबर है, यानी 1.672 10 की घात -27 kg। ये भी कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। ये भी कहाँ रहता है भाई, नाभिक में रहता है। अगली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इन दोनों कणों को आपने देखा, तो हमें किसकी बात करनी है, नाभिक की बात करनी है। तो नाभिक के अंदर आपके पास में क्या है, नाभिक के अंदर क्या क्या है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। तो देखो नाभिक पर आवेश कैसे हो जाएगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे क्या है, 0, दोनों को जोड़ोगे प्लस आएगा। तो देखो नाभिक धनावेशित होती है और ये आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। अब अगली अगर मैं बात करूं अगले कंसेप्ट की, कि नाभिक के अंदर बल लगता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है। तो ये जो बल लगता है इसे नाभिकीय बल कहते हैं। और ये अंतर आणविक बल होता है, जो प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है, सबसे सॉलिड बल होता है। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं, देखो नाभिक की त्रिज्या और व्यास, अगर आपसे पूछे कि नाभिक की त्रिज्या और व्यास किस में मापोगे, त्रिज्या या व्यास, रेडिएशन या डायमेंशन किस में मापोगे, फर्मी में मापोगे। ये फर्मी ने ही इनकी खोज की थी, नाभिक की त्रिज्या और व्यास की।
तो आपसे पूछे कि एक फर्मी बराबर में कितना होता है भाई, 10⁻⁻15 मीटर होता है। आपसे पूछे कि एक फर्मी बराबर में कितना होगा, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होगा। एक फर्मी बराबर मिली में बात करें तो आपके पास में 10⁻12 mm हो जाएगा। ठीक है, ये नाभिक की त्रिज्या और व्यास है। अगर परमाणु की त्रिज्या और व्यास की बात करें, किसकी बात करें, परमाणु की त्रिज्या और व्यास, तो उसको एंगस्ट्रम में मापोगे। किस में मापोगे, एंगस्ट्रम में। एक एंगस्ट्रम बराबर में 10⁻−10 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर में 10⁻8 सेंटीमीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर में 10⁻7 mm होता है। देखो, सबसे पहले नाभिक के बारे में हमने क्यों बात की, क्योंकि जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो नाभिक पे कर रहे हैं। तो देखो, परमाणु का केंद्र भाग नाभिक कहलाता है। दूसरा, सर्वप्रथम नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की अल्फा परिकिरण की सहायता से सोने की पन्नी लेते हुए। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है। अगली अगर बात करें कि नाभिक धनावेशित होती है और ये आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। अगली और बात करें तो नाभिक के अंदर अंतर आणविक बल लगता है जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, और ये प्रकृति में सबसे मजबूत, सबसे सॉलिड बल होता है। ठीक है, और सबसे ताकतवर, सबसे दमदार, सबसे मजबूत बल होता है। और प्रकृति में सबसे दुर्बल बल, सबसे वीक बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर इससे आगे की अगर बात करें कि नाभिक की त्रिज्या और व्यास किस में मापी जाती है, फर्मी में मापी जाती है। एक फर्मी बराबर में कितना होगा, 10⁻−15 मीटर होगा। सेंटी में बदलोगे 2 कम कर दोगे, mm में करोगे तो 3 कम कर दोगे। ठीक है, माइनस में है। तो अब बात आती है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। अगर कोई भी दो न्यूक्लियस है, दोनों परमाणु की नाभिक को जोड़ दो तो इस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहोगे, संलयन करोगे। जो सूर्य में अधिकतम जो प्रक्रियाएं होती है वो संलयन से रिलेटेड होती है। सूर्य की जो एनर्जी से जितनी अधिकतम प्रक्रियाएं होती है वो क्या होती है, सूर्य की नाभिकीय संलयन विधि से होती है। नाभिकीय विखंडन क्या कहलाता है, मानो एक भारी परमाणु लिया और उसके जो नाभिक है उसको छोटे 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 उपखंडों में आपने क्या कर दिया, बांट दिया, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, जैसे यूरेनियम वगैरह का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चनों में। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर था नाभिकीय संलयन। और नाभिक होती क्या है, इनकी क्रियाओं से संलयन और विलयन बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है भाई, आपके पास में नाभिकीय संलयन ही होता है। यानी कि देखो, इसका राइट आंसर देखो, प्रकाश की विद्युत अभिक्रिया नहीं, प्रकाश की विद्युत अभिक्रिया से सूर्य की ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। नाभिकीय विखंडन ये भी नहीं है। नाभिकीय संलयन राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन। और फोटोवोल्टिक अभिक्रिया ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी भाई, नाभिकीय विखंडन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नाभिकीय अपघटन ये भी नहीं होगा। नाभिकीय संलयन राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन, और दहन भी नहीं होगा। तो सी इसका क्या है, राइट आंसर है। सूर्य से सौर ऊर्जा उत्पादन या सूर्य में ऊर्जा, इन सभी के लिए कौन सी क्रिया होती है भाई, नाभिकीय संलयन होती है, ध्यान रखना। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के समय निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय अपघटन भी नहीं, नाभिकीय संलयन होगा, दहन भी नहीं। यानी कि राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि नाभिकीय संलयन के दौरान होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब छोटे छोटे नाभिकों को मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना दे, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलाकर क्या कर दे, एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण कर दे, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं इस अभिक्रिया को। तो देखते हैं ऑप्शन में, न्यूट्रॉन की बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, नहीं खंडित नहीं होगा, इसमें तो मिलेगा भाई। एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, ये भी गलत आंसर है। दो हल्के न्यूक्लाइड मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का बनाते हैं, राइट आंसर है। दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाएंगे, एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करना, या दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करना, कौन सा कहलाएगा, नाभिकीय संलयन कहलाता है। एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, नहीं ये गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन क्या होता है कि एक भारी परमाणु के नाभिक को उपखंडों के रूप में बट जाना, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परमाणु विखंडन कहलाएगी। देखो देखते हैं इसका ऑप्शन। परमाणु रूपांतरण, ये भी गलत आंसर है। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना, राइट आंसर है कि एक भारी परमाणु है उसके नाभिक क्या किस में टूटेगा? छोटे छोटे उपखंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी है। एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टकराना, ये भी गलत है। अणुओं के उपखंड, ये भी गलत है। तो इससे अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर है। तो इससे आगे की अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूटन बाबा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? देखो, न्यूटन बाबा कार्यक्रम सबसे पहले भारत और ब्रिटेन दोनों देश ने मिलकर चलाई थी। इसकी मेन रीजन था इसका जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की जो चुनौतियां हैं उनको दूर करना, और इन दोनों देशों ने मिलकर नवाचार क्षेत्रों में काम करने की बातें की थी, काम करने की संगठन बनाया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर नहीं, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर ये कार्य किया था न्यूटन बाबा फंड कार्यक्रम का। ठीक है, भारत और अमेरिका ये भी नहीं है, अमेरिका और ब्रिटेन ये भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है? भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, चाहे सितारा हो चाहे सूर्य हो, इसमें प्लाज्मा बनने का मेन रीजन होता है कि हाई टेम्परेचर होना। क्या होना भाई? प्लाज्मा बनने का मेन कार्य क्या होता है कि हाई टेम्परेचर का होना। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाई टेम्परेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान, राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। कम दाब, उच्च दाब, कम तापमान। देखो, पृथ्वी की सतह पर प्लाज्मा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर प्लाज्मा क्यों नहीं बनता? पृथ्वी की सतह पर प्लाज्मा नहीं बनता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व एवं लो टेम्परेचर, कम तापमान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? उच्च तापमान रहेगा। ये तारे बोल दो, सूर्य बोल दो, सितारे बोल दो, इन सब में प्लाज्मा की अवस्था बनती है। जो भौतिक अवस्थाएं होती, चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, पांचवी है आइंस्टीन बोर्स अवस्थाएं हैं। पहली अगर बात करें ठोस, द्रव्य, गैस, उसके बाद में प्लाज्मा, उसके बाद में बोस आइंस्टीन की अवस्थाएं हैं। तो प्लाज्मा कहाँ बनी? सूर्य और सितारों में बनी। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, अगले कंसेप्ट की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड, केडियम की रोड क्या काम करती है? भाई, केडियम हो सकता है या केडियम की छड़ हो सकती है, रोड का मतलब छड़, या बोरोन की छड़ हो सकती है, ध्यान रखना। तो देखो क्या काम करता है वो? विखंडन प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान की अधिक वृद्धि को रोकती है। नहीं, ऐसा नहीं करती है। दूसरा है चैन, चैन मतलब श्रृंखला रिएक्शन, यानी कि चैन रिएक्शन को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। राइट आंसर है बी। ठीक है, और ये छड़ किसकी हो सकती है? केडियम की हो सकती है या बोरोन की हो सकती है। ठीक है, अगला है न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता नहीं, ये गलत बात है। चैन विखंडन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन को उत्पन्न नहीं करती, न्यूट्रॉन का अवशोषित करती है, न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, इसमें किसने एटम बम का आविष्कार किया था? भाई, किसने किया था एटम बम का आविष्कार? जे रॉबर्टन ओपेनहाइमर ने। इसने किसका आविष्कार किया था भाई? परमाणु का, यानी कि एटम
बम का आविष्कार किया था? बम का आविष्कार किया था। जॉन ब्राउनलिंग ने राइफल का आविष्कार किया था। जॉन ब्राउनलिंग ने किसका आविष्कार किया था भाई? राइफल का। और इसने किसका किया था अभी आपके पास में? एटम बम का। और इसने क्या? राइफल का, जॉन ब्राउनली ने। और सैमुअल कोहोन ने किसका किया? न्यूट्रॉन बम का। और सैमुअल कोल्ट ने किसका किया? रिवाइलर का। रिवाइलर का किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? यानी कि किसका उपयोग नहीं किया जाता अभी नाभिकीय मंदक के रूप में? इसने पूछा है मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो बोरॉन एवं केडियम की छड़, इनका एक छड़ के रूप में किया जाता है, यानी कि बोरोन का नहीं किया जाता। बाकी ग्रेफेनाइट, भारी जल, जल साधारण जल भाई H2O होता है, भारी जल D2O होता है। ठीक है, ग्रेफाइट, इन सभी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा कि मंदक के रूप में नहीं किया जाता, एक छड़ के रूप में, नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है। वो बोरोन भी हो सकता है, वो केडियम भी हो सकता है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य कौन सा करेगा? देखो, कठोर जल नहीं, जियोनाइड जल ये भी नहीं, शुद्ध जल भी नहीं, भारी जल यानी कि डी, यानी कि कौन सा करेगा? D2O क्या करेगा आपके पास में? मंदक के रूप का कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया? देखो, भारत ने सर्वप्रथम सबसे पहले परमाणु बम का उपयोग 18 मई 1974 में किया। ठीक है, और इसका जो कोड नाम दिया यानी कि स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि मुस्कुराता हुआ बुद्ध। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसका कोड दिया, इसका कोड था। और ये प्रथम था, सबसे पहले प्रथम परमाणु बम का परीक्षण था। ठीक है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण की जगह क्या था? कहां पे क्या था भाई? पोखरण। पोखरण की जगह इसका परीक्षण किया गया था। अब ये इस समय इसके जो भारत का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती, भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अब दूसरा लगभग 24 साल के बाद में, 24 साल के बाद में किसने किया था भाई?
लगभग 24 साल के बाद में दूसरा, 24 वर्ष बाद में दूसरा परीक्षण हुआ, जो आपके पास में हुआ 13 मई 1998 में, 13 मई 1998 में। और ये भी अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम क्या था, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 5 मिशन एक साथ किए थे, और उनका कोड था ऑपरेशन शक्ति, उनका कोड था। और इसको भी कहाँ पे किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पोखरण में किस वर्ष में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया, तो पोखरण में कब गया था, 1974 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 1974, ना 1972, ना 73, ना 75, कौन सा है, 1974। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था। देखो पहले कोड नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ये तो दूसरे का था, द्वितीयक का था, द्वितीयक परमाणु परीक्षण का था कोड नाम। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा यानी कि ये था प्रथम का, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। लाफिंग बुद्धा ये भी नहीं था, ऑपरेशन विजय भी नहीं था, और ऑपरेशन शक्ति भी नहीं था। प्रथम का कौन सा था, यानी कि स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुस्कुराते हुए बुद्ध यानी कि स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था, कब किसके लिए कोड नाम था। देखो ऑप्शन देखते हुए चलेंगे, ये प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम था, जो 1974 में 18 मई 1974 में किया था। उस टाइम देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और ये जैसलमेर में पोखरण स्थान है नाम, वहां पे इनका परीक्षण किया गया था, जहां एटॉमिक रिसर्च के कार्य होते हैं, परीक्षण वगैरह होते हैं पोखरण में। ठीक है, ये राजस्थान स्टेट में है। तो देखो अगर इसका फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, 2023 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचत अभियान, इसमें नहीं था। दूसरा 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव, ये भी नहीं है। भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण का सेकंड परमाणु परीक्षण, ये भी यानी कि इसमें बुद्धा है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेशन शक्ति आएगी, तो ये भी नहीं है। भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण का फर्स्ट परमाणु परीक्षण राइट आंसर है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया गया था। तारापुरा में नहीं, दूसरा है कलपक्कम में नहीं, तीसरा है पोखरण यानी कि सी सही है पोखरण, श्रीहरिकोटा में भी नहीं। ठीक है, यानी कि पोखरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। इनके लिए इस कार्य को प्रोजेक्ट का क्या नाम था, क्या नाम था भाई इस प्रोजेक्ट का, मनहट्टन परियोजना, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, ना कि एटॉमिक हेरिटेज, ये भी गलत आंसर है। पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट, ये भी गलत है। लॉस एलामोस प्रोजेक्ट, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है, मनहट्टन परियोजना है। ठीक है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु बम की खोज की थी और उसका उस टाइम वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, कौन सा है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन नहीं है, दूसरा हाइड्रोजन बम, ये भी नहीं है, तीसरा परमाणु और हाइड्रोजन बम, ये भी नहीं है, तीसरा चौथा है नाभिकीय बम, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। यानी कि इसमें क्या बोला गया है, न्यूक्लियर फ्यूज प्रतिक्रिया, न्यूक्लियर में हाइड्रोजन नाभिकीय बम नहीं आएगा भाई, हाइड्रोजन बम आएगा, सॉरी कौन सा आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, हाइड्रोजन बम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में है पोखरण, जैसलमेर जिले में है।
ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंजाब नहीं, बी इसका राइट आंसर रहेगा, राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इनमें से किस नाभिकीय भौतिक के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाएगा भाई? आइजैक न्यूटन नहीं, जेम्स वोट भी नहीं, जे थॉमसन भी नहीं, ई रदरफोर्ड, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। देखो आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, इसलिए भौतिक का पिता भी कहलाता है। ठीक है, नाभिकीय भौतिक का नहीं, किसका कहलाता है? ये भौतिक का पिता कहलाता है। किसका कहलाता है? भौतिक का पिता। देखो हाइजन न्यूटन ने सन 1687 में दी प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक बुक में गति के नियमों का प्रतिपादित किया था, तीनों गति के नामों का। ठीक है, इन्होंने गति के समीकरण भी दिए थे। ठीक है, इसलिए ये भौतिक का पिता कहलाया था। जेम्स वाट, यानी कि जो शक्ति का जो मात्रक है वो किसने दिया था? जेम्स वाट ने दिया था। जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। जेम्स वाट कौन है भाई? इसने इंजन भी दिया था और इसने पावर का भी किया था, भाप इंजन। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, ई रदरफोर्ड ने किसका दिया था? नाभिक की न्यूक्लियस फिजिक्स का भौतिकी का पिता कहलाता है। ठीक है, और इस परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली को उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। और ज्यादातर बताते हैं जब संयुक्त देशों ने मिले थे तो इन्होंने देखा था कि परमाणु का जो हम उपयोग करें वो शांतिपूर्वक क्षेत्रों में करें, जैसे परमाणु ऊर्जा है उससे बिजली का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन युद्ध वगैरह के क्षेत्रों में ना करें, और इसलिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया था। उन क्वेश्चनों की आगे बात करेंगे। तो अगला है आपके पास में, अगला है भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में है भाई? जैसलमेर में। किस में है? जैसलमेर जिले में है। ठीक है, कहाँ है? जैसलमेर में है, में स्थित है। बाड़मेर में नहीं, जैसलमेर में स्थित है। बीकानेर में भी नहीं है और जोधपुर में भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? IAFA का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य है? यह विश्व भर के पेट्रोलियम ऊर्जा को अधिक उपयोग को बढ़ाने देता है और निगरानी रखता नहीं भैया। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्वक उपयोग को क्या देता है? बढ़ावा देता है, यानी कि बी इसका क्या है? राइट आंसर है। यह विश्व भर के कोयला ऊर्जा अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और निगरानी रखता है, यह भी गलत आंसर है। यह विश्व भर के नाभिकीय ऊर्जा मनमाने उपयोग को बढ़ावा देता है, ये भी इसका क्या है? गलत आंसर है। सबसे पहले तो इसके बारे में देखोगे कि ये होता क्या है। आपसे पूछे कि IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई से आपके पास में बनेगा इंटर नेशनल, और ए से बनेगा एटमिक। ए से क्या बनेगा? एटमिक, और ई से बनेगा एनर्जी, और ए से बनेगा एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, यानी कि ये आईए है। आईए है, ये इसका क्या काम है कि जो ये विश्व भर का जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको शांतिपूर्वक कामों में काम किया जाए, जैसे डिफेंस वगैरह है, आर्मी वगैरह है, उनसे बचाया जाए उपयोग करने के लिए। ठीक है, यानी कि परमाणु का युद्ध के क्षेत्रों में इनसे रोकने के लिए किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसका आईए का जो मुख्यालय है, जो मुख्यालय वो कहाँ है अभी? ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था भाई आपके पास में? 29 जुलाई 1957 को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य था कि शांतिपूर्वक क्षेत्रों में इस ऊर्जा का क्या करें, उपयोग किए, युद्ध के क्षेत्रों में इनमें ना किया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1998 में भारत के परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डैश डैश में किया गया था, पोखरण में। देखो 13 मई 1998 में भारत का सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में, कहां पे है भाई, पोखरण में। ठीक है, और इस समय जो प्रधानमंत्री था कौन सा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, ये था आपके पास में सेकंड परीक्षण। और फर्स्ट किया गया था 18 मई, फर्स्ट परीक्षण था, ये कौन सा है, सेकंड, 18 मई 1974 में। ठीक है, और ये भी 18 मई 1974 में किया गया था भाई। वन 1974 में किया गया था। ठीक है, इस ये फर्स्ट परीक्षण था, और ये भी राजस्थान के कहां पे किया गया था, जैसलमेर जिले में, कहां पे, पोखरण में। ठीक है, इस टाइम में इसकी जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बेंगलोर नहीं, थुप्पा नहीं, पोखरण सी सही आंसर है, श्रीहरिकोटा गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था, 1998 में किया था, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। 96 भी नहीं, 2003 में भी नहीं, 2007 में भी नहीं। ठीक है, और उस टाइम 5 परीक्षण किए थे। ठीक है, कितने परीक्षण किए थे, 5 परीक्षण किए थे भैया। ठीक है, और उसके जो परीक्षण किए थे उसका जो नाम दिया था वो ऑपरेशन शक्ति था। तो अगली है 1998 पोखरण भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, क्या था भाई, ऑपरेशन डेंजर्ट स्ट्रॉम्स नहीं, ऑपरेशन विजय भी नहीं था, ऑपरेशन शक्ति राइट आंसर था, सी ऑपरेशन कोबुम भी नहीं था, तो सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन का नहीं किया जाता, कोबाल्ट का भी, यूरेनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। और ये यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम 233 होता है। ठीक है, ठीक है, 233 होता है। ठीक है, और तांबा का भी नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर क्या है, यूरेनियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इसमें से किस तकनीक का उपयोग किया गया है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन का उपयोग किया गया है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल का भी नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था, कौन था भाई, पूर्णिमा भी नहीं, ध्रुव भी नहीं, कामनी था। ठीक है, और कामनी क्या था भाई, पहला
परमाणु भारत का भी पहला था और विश्व का भी पहला था रिएक्टर है। और U-223 का डिजाइन बारक कंपनी द्वारा किया गया था, बारक द्वारा किया गया था इसका डिजाइन, कामनी का डिजाइन। बारक क्या होता है? बाबा, बारक की फुल फॉर्म क्या होती है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। और ये विश्व का भी फर्स्ट रिएक्टर है, विश्व का भी प्रथम रिएक्टर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है भाई? कामनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-223 ईंधन का उपयोग किया जाता है? यू का मतलब यूरेनियम है। कौन सा है भाई? हानुल नहीं, ध्रुव भी नहीं, अप्सरा भी नहीं, कौन है? कामनी है। ठीक है, कौन सा है? कामनी है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।